रैशनलिटी तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यूपीएससी का, और रैशनलिटी को काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं वो इस चीज़ में। वो हमें दिख ही रहा है, मार्क्स की फॉर्म में आपको किया है। और 6 से 8 महीने इज मोर देन इनफ अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें डेडिकेटेड। तो इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती है, अब बिल्कुल रो हो वही आपको जाना चाहिए, लेकिन उसकी मिस इंटरप्रिटेशन बहुत होती है। जो ये नेचुरल वर्ड है ना कि नेचुरल आपको रहना चाहिए, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन ऐसा समझते हैं कि उसकी तैयारी नहीं होती है। इधर गया संजय वर्मा सर को ग्रीट किया, उधर भी मैंने ब्लंडर कर दिया। जाते ही 4 बज रहे थे, मैंने जाके गुड मॉर्निंग बोल दिया। अच्छा, शॉर्टकट्स जो ट्राई करते हैं और फिर वो फेलियर का कारण बनते हैं। तो अभी मैं इसलिए इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि 6 महीने अभी बचे हैं, तो स्टूडेंट्स खराब ना कर दें इन 6 महीनों को। यूनिफॉर्म अट्रैक्ट करती है, यूनिफॉर्म अपने आप में चार्मिंग है। जब स्टार्स होते हैं तो सर एक अलग ही कॉन्फिडेंस भी होता है, राइट, और एक सोसाइटी पे लुक अप टू एटीट्यूड भी है फोर्सेस में। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन सीएपीएफ पहचान, और आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं मानव कुमार। ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 386 इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2024। ग्रेजुएशन के साथ तैयारी की, प्लेसमेंट को छोड़ के फोर्सेस को चुना। ही सिक्योर्ड 120 मार्क्स इन द पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटरव्यू पार्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर आया, 150 में से 120 नंबर लेना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। ऐसे में इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया, चीज़ों को कैसे तैयार किया, क्या माइंडसेट था, तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। रिसेंट में कुछ कैंडिडेट्स का भी इंटरव्यू भी है 2025 में जिनका एग्ज़ाम हुआ है, और जो फर्दर तैयारी कर रहे हैं उनको भी सीखने को मिलेगा क्योंकि इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो बहुत सारे डाउट्स ऐसे हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो मानव, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। थोड़ा अपने बारे में बताओ, अपना फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, और कैसे मतलब माइंड शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द फोर्सेस। सर मैं दिल्ली का ही रेजिडेंट हूँ और दिल्ली में ही बड़ा हुआ हूँ। मेरे फादर पीएसयू में, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है गवर्नमेंट की। माय मदर इज एन एडवोकेट। और मैंने कॉलेज दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मेरा डिसिप्लिन था, और ड्यूरिंग कॉलेज डेज मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे फोर्सेस की तरफ अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करना है। आईटी में तो बहुत बढ़िया पैकेज होते हैं, तो फिर ऐसा क्यों माइंड उधर शिफ्ट हो गया? सर मेरे सीनियर्स भी थे जो मेरे साथ इंटरेक्शन में थे तब प्रिपरेशन के टाइम ही, और मेरे कज़न भैया भी हैं। वो एक मॉनेटरी वैल्यू तो आपको अच्छी मिलती है, बट एक जो जॉब सेटिस्फैक्शन मैं सीख कर रहा था वो नहीं थी वहाँ पे। तो इसलिए मैंने अपना डिसाइड किया कि नहीं, इधर नहीं जाना है। प्लेसमेंट भी साइड कर दी, और इस पे फुल फ्लेज प्रिपरेशन मैंने कॉलेज खत्म होते ही स्टार्ट कर दी थी, बट मैं पैरेलली कॉलेज के टाइम पे प्रिपरेशन कर रहा था। तो आपके सारे दोस्त अभी वो प्राइवेट सेक्टर में है या वो भी तैयारी कर रहे हैं? सर तब तो मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक वो सब अपनी जॉब ही कर रहे थे, बट रिजल्ट आने के बाद 2-3 का मैसेज आया कि अब हमें भी बता कि क्या करें, कोई कोर्स बता दे, कोई स्ट्रैटेजी बता दे, कोई एग्जाम ही बता दे जो हम पैरेलली प्रिपेयर करके निकाल सकें। तो एक थोड़ा मुझे टिल्ट दिखा उनका कि इस तरफ आने का। ऐसे क्या पॉजिटिवनेस अगर माइक्रो लेवल पे बात करें फोर्सेस को में जो आपको अट्रैक्ट करती है? सर एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म अट्रैक्ट करती है। यूनिफॉर्म अपने आप में चार्मिंग है। जब स्टार्स होते हैं तो सर एक अलग ही कॉन्फिडेंस भी होता है, राइट, और एक सोसाइटी पे लुक अप टू एटीट्यूड भी है फोर्सेस में को देखते हुए। तो ये एक था कि मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। और चांस है कि सीआरपीएफ में लगी तो फिर इधर उधर भागना पड़ेगा, एक जगह स्टैग्नेंट तो नहीं रह पाओगे। तैयार है माइंडसेट उस चीज के लिए? बिल्कुल सर, उसके लिए तो वेट कर रहा हूँ कि इंडिया घूमने को मिलेगा पूरा। अपनी पूरी लाइफ टाइम में इंडिया घूम लूंगा, इस बात का। लेकिन हार्श पोस्टिंग भी आती है, ऐसा भी लोग बोलते हैं कि जैसे एंथुजियाज्म ट्रेनिंग से पहले होता है, बाद में इतना रह नहीं पाता सर्विस में। क्या लगता है आपको? सर वो तो पर्सन टू पर्सन है। हार्ड पोस्टिंग भी, पीस पोस्टिंग भी है, बट दोनों ही पार्ट ऑफ द जॉब है। और अब जब ड्यूटी कर रहे हैं तो वो आपको एक्सेप्ट करना है, तो मज़ा आता है उसका भी। जो डिफिकल्टीज को, एडवर्सरीज को अगर थोड़ा सा मतलब अगर लेके चलने की कैपेबिलिटी रखता है तो वो तो बंदा कामयाब है। अदरवाइज फिर आधे लोग या तो ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर ड्रॉप आउट कर देंगे। हाँ सर, एडवर्सरीज किस रिस्पॉन्सिबल जॉब में नहीं है सर। या तो मेंटल प्रेशर होगा या पे एनवायरमेंटिक प्रेशर होगा। प्रेशर तो है ही, आप उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, वही आपको डिफाइन करता है कि आपने होने दिया या नहीं होने दिया। इंटरव्यू का कुछ किनका बोर्ड था आपका? सर मेरा ऑनरेबल संजय वर्मा सर का बोर्ड था। तो कैसा रहा इंटरव्यू, थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे, कि 120 मार्क्स कैसे आ गए, कि कैसे आंसर दिए होंगे? क्योंकि फर्स्ट टाइम में 120 नंबर ले गया ना, थोड़ा सा मतलब अच्छी अचीवमेंट है। और ऐसा क्या है जो बाकी स्टूडेंट्स सीख सकते हैं उससे? थैंक यू सर। डर तो सर इंटरव्यू से पहले बहुत लग रहा था। मैं अंदर गया, संजय वर्मा सर को ग्रीट किया, उधर भी मैंने ब्लंडर कर दिया। जाते ही 4 बज रहे थे, मैंने जाके गुड मॉर्निंग बोल दिया। अच्छा, अब गुड मॉर्निंग सुनते ही सब रेडी हो गए, शॉक में हो गए कि गुड मॉर्निंग सुन लिया। कुछ तो एक बंदे ने हमें गुड मॉर्निंग बोला 4 बजे। तो उन्होंने कहा कि गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है। मैंने सर गुड आफ्टरनून, फिर उन्होंने कहा कि बैठो। मैं बैठा, फिर उन्होंने मेरा ड्राफ्ट पढ़ना स्टार्ट किया। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, वो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन थे बट नॉर्मल थे, वो आप हैंडल करने के मेरा जैसे ड्राफ्ट था। फिर 5-10 मिनट उन्होंने मेरे से बात की नॉर्मल, चलता रहा। फिर उनके साइड में, उनके लेफ्ट में जो बैठे थे, उनको उन्होंने बैटन पास किया। फिर उन्होंने मेरे से स्टार्ट किया क्वेश्चन। फोन उन्होंने मेरे से हिंदी में स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने बोला कि मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, जो भी पहली चीज़ दिमाग में आती है
मुझे वो बताना। ओके। और उन्होंने बोला कि हर एक इंसान की कीमत होती है। ओके। और वो यहाँ रुक गए, मुझे लगा आगे कुछ बोलेंगे। तो मेरे दिमाग में आया और मैंने वही बोला, सर मैं हिंदी में जवाब दूँ इसका? उन्होंने कहा हिंदी में, तो मैंने लाइन भी हिंदी में ही कही है। हर एक इंसान की कीमत होती है। मैंने कहा सर अगर किसी व्यक्ति की वैल्यूज़ और उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो इंसान कीमती है, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि क्या सुन लिया। मैं अचानक से मैं उनकी तरफ ही देख रहा था, एक होता ना हंसने की आवाज़ आती है, संजय वर्मा सर अचानक से हंस पड़े और हंसते हंसते बोलते लुक्स लाइक जावेद अख्तर इज टॉकिंग। तब तो मुझे वो ऐसा कॉम्प्लीमेंट तो तब समझ नहीं आया, तब तो बिल्कुल मैं सीरियस मोड पे था। तो थोड़ी देर जब इंटरव्यू आगे बढ़ गया, जावेद अख्तर बोला और हंसते हुए बोला, तो मुझे लगा कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने अपने साइड वाले मेंबर को कहा अब दो इसका आंसर क्या है कि अब पूछो। तो कहते कि इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो उन्होंने फिर स्टार्ट किया, उन्होंने बोला कि इट इज गुड दैट यू हैव कोरिलेटेड माय लाइन विद वैल्यूज एंड कैरेक्टर, बट मैं यहाँ पे ना करप्शन की बात कर रहा था कि हर एक इंसान किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके टूट ही जाता है और बिक ही जाता है। मैंने कहा सर आपने ये भी कहा था कि जो दिमाग में पहले है वो बताना। सर मेरे दिमाग में ये नहीं है, मैंने जो है वो बता दिया। तो आगे चलते चलते फिर मैंने उनको ये भी बोला, सर अगर कोई जो सबसे अमीर इंसान है ना, आप उसको खरीद नहीं सकते। तो वो इससे भी कंफ्यूज हुए। तो कौन सा बड़ा बिजनेस करता है ये? तो मैंने कहा कि सर अगर किसी आप, उन्होंने कहा कि अंबानी अडानी भी तो अमीर है। मैंने कहा सर मैं यहाँ पे मटेरियल वेल्थ की बात नहीं कर रहा, मैं नॉन मटेरियल वेल्थ की बात कर रहा हूँ। कि अब जो सबसे नॉन मटेरियल वेल्थ में बंदा जो रिच होगा, जिसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी, आप उसको खरीद नहीं पाओगे। और वो आप उसके सामने कितने भी पैसे रख दो वो ना ही बोलेगा। और वो ना इसलिए भी बोलेगा कि सामने वाले की ईगो टूट जाएगी, मैं इसको खरीद नहीं पाया। और उसको वो उसके मुंह पे परेशानी देख के बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि ये मुझे खरीद नहीं पाया, तो इसलिए वो आदमी अमीर है। तो उससे मेरे आंसर से सेटिस्फाइड थे और पूरा अच्छे से सुन रहे थे। फिर ये चीज़ थी, मैंने अगर ये चीज़ प्रिपरेशन में इस चीज़ की कोई तैयारी थोड़ी होती है। ये तो आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी क्लैरिटी कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो चीज़ों के लिए आपको तैयार, और आपकी रीजनिंग कैसी है सर, जो आपकी प्रेशर आपको सिखाती है। रैशनैलिटी तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यूपीएससी का, और रैशनैलिटी को काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं वो इस चीज़ में। वो हमें दिख ही रहा है, मार्क्स की फॉर्म में आपको किया है। कंप्यूटर साइंस से भी तो कुछ क्वेश्चन आए होंगे? हाँ सर, वहाँ पे मैं बोर्ड में एक लेडी मेंबर भी थी, उन्होंने मेरे से तो एक ही क्वेश्चन पूछा और ऐसे फ्रेम किया उन्होंने क्वेश्चन को कि मानो तुम यहाँ पे एज असिस्टेंट कमांडेंट कमांड करोगे लोगों के, बट जो तुम्हारा डैफ है उससे चांसेस है कि तुम्हें वो एक साइबर सिक्योरिटी डोमेन फोर्स का दे देंगे और तुम्हें एक कमरे में बंद कर देंगे जिससे तुम्हें पूरी ये चीज़ संभालनी है। मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि साइबर सिक्योरिटी में एक बंद कमरा कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कितना पावरफुल है और मैं इसको बहुत अच्छे से टेक ओवर करूँगा। और मैंने 3-4 चीज़ें बताई, मैं यहीं आंसर नहीं रुका। मैं सोच के आया था कि अगर मेरे से यह है कि मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर फोर्स के लिए। मैंने एक्सप्लेन भी किया कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी डोमेन का, ड्रोन वॉरफेयर का कितना स्कोप है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊँ जिस फोर्स में मैं जा रहा हूँ, तो मैं कैसे एज अ ऑफिसर डिलीवर चीज़ कर पाऊँगा। तो सुना उन्होंने अच्छे से और उनसे मेरे से सिर्फ एक ही सवाल पूछा और एक आंसर जब खत्म हो गया उनके मुंह पे मुझे स्माइल थी, उससे मुझे लगा कि मैम सेटिस्फाइड है इस क्वेश्चन से मेरे। और उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन करके बैटन पास कर दिया चौथे मेंबर पे। इंटरव्यू तो चलो बहुत बढ़िया से टैकल किया आपने और वो हमें दिख भी रहा है मार्क्स की फॉर्म में। तो इन बहुत अभी जो जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू है अभी 2025 का, अभी तो हुआ नहीं है, अभी डेट भी नहीं आई है, ऐसे कैंडिडेट्स कुछ मार्केट में इस तरीके की वीडियोस भी मैं देख रहा हूँ आ रही हैं कि इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती है, आप बिल्कुल रो हो वही आपको जाना चाहिए, लेकिन उसकी मिस इंटरप्रिटेशन बहुत होती है। जो ये नेचुरल वर्ड है ना कि नेचुरल आपको रहना चाहिए, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन ऐसा समझते हैं कि उसकी तैयारी नहीं होती है। इस बारे में क्या समझते हो आप? सर रॉ का फॉर्म का मतलब है कि आप कोई मैकेनिकल आंसर नहीं दे रहे, आपको किसी ने फीड किया और वही जाके आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। राइट। आप जो चीज़ बता रहे हैं वो आप अपने से खुद से बता रहे हैं। इसका रॉ का मतलब ये है कि अगर एक क्वेश्चन मेरे से पूछा 10, लेकिन प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है या नहीं इंटरव्यू की? सब बिल्कुल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, तभी हमें टाइम भी मिलता है। सब होने के बाद यूपीएससी टाइम देती है कि वो प्रिपरेशन का ही टाइम है। आपको डैफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको डैफ रेडी करना है, उसमें कीवर्ड्स हैं, आपको एनालाइज करना है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके मतलब कि आपको डैफ का पोस्टमार्टम करना है कि अगर आपसे ये चीज़ पूछी गई है तो आपको रेडी रहना है कि उस पर 2 क्वेश्चन सामने वाला भी पूछेगा। आपको उसको रीजनिंग के साथ देना है, कॉन्फिडेंस के साथ देना है, उस पर बातों पे अटल भी रहना है, क्योंकि वो आपको ग्रिल करेंगे और आप हाँ ये जवाब मैंने दिया और थोड़ा ग्रिल करने के बाद अपने आंसर पलट दिया तो वो समझ जाएंगे कि ये नहीं, इसने अपनी बातों पर नहीं कायम हो पा रहा है, ये इंटरव्यू कैसे हैंडल करेगा आगे का। ऐसे में मैं यहाँ पे ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जैसे मान लो एक इंसिडेंट हुआ था आप वाले बैच के साथ ही, वो कहीं पे मॉक इंटरव्यूज दे रहे थे और ऑफकोर्स बच्चा बहुत जगह मॉक इंटरव्यू देता है, हमारे पास भी दे रहा था। मोस्टली एस्पिरेंट्स वाइट सॉक्स पहन के आ रहे थे और मैंने पॉइंट आउट किया कि यार सबने वाइट सॉक्स कैसे पहनी हुई है। उनको किसी पैनल ने या किसी बंदे ने रिकमेंड किया होता है कि वाइट सॉक्स पहन के जाना, जबकि मेरा एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर का भी और भारत सरकार के साथ भी, और ये इस सेक्टर में मैं काफ़ी टाइम से हूँ, कि वाइट सॉक्स सिर्फ पीटी के लिए रिकमेंडेड है आपकी, और प्रोफेशनलिज्म में आपकी लॉन्ग सॉक्स होनी चाहिए और वो ब्लैक होनी चाहिए, वो भी मतलब डार्क कलर आपका होना चाहिए और अलग से हाईलाइट नहीं होनी चाहिए उस चीज़ में। तो मैंने फिर बच्चों को ये रिकमेंड किया, बोले सर हमें तो उन्होंने ऐसा बताया था। ये बहुत माइन्यूट सा एग्जांपल है, ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे गर्ल कैंडिडेट है तो कुछ लोग उनको ज़बरदस्ती बोल के जाते हैं कि आपको साड़ी पहन के जानी है,
जबकि लड़कियां कंफर्टेबल भी नहीं होती है साड़ी पहनने में, क्योंकि रेगुलर वियर नहीं है उस चीज़ में। अब मान लो कोई डेली वेस्टर्न ड्रेस पहन रहा है और फिर उसको आप एक दिन के लिए बोल दे रहे हो कि साड़ी पहन के जाओ, तो वो आधा तो कपड़ों में उलझी रहेगी उस चीज़ में, तो जो बेटर परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। इस चीज़ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिस गाइडेंस भी है मार्केट में। तो कैंडिडेट जब अलग अलग मेंटोर से मिलता है, मतलब एक्स से मिला है, वाई से मिला है, जेड पर्सन से मिला है, वो कैसे चूज़ करेगा कि मुझे इसकी बात सुननी चाहिए या इसकी नहीं सुननी चाहिए? सब मेंटर तो आप अपनी अगर जिस भी तरफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका मेंटर उस जगह से उस चीज़ को फेस करके आ चुका है तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकता है। और अगर आपको कोई चीज़ लगती है आपके मेंटर की गाइडेंस आपको लगता है कि कॉन्ट्ररी है, आपके पास तो रिसर्च और आप खुद भी कर सकते हो कि ये चीज़ मेरे लिए सही है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल आपने दिया सॉक्स का, आप कोई डार्क कलर का सूट पहन रहे हो, उसमें व्हाइट सॉक्स है, वो तो गलत ही है। तो वैसे नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि और चीज़ें कैसे गलत है? मान लो कभी कभी ये भी पॉइंट आउट कर देते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है कि उसके अंदर कमी नहीं है कैंडिडेट के अंदर, लेकिन वो बोल दे रहा है कि इसका आपके अंदर ये कमी है जो कमी है ही नहीं, और मतलब उसको उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसकी एनर्जी उधर शिफ्ट हो गई उस वजह से। सर ये तो आपको अपने खुद पे भी विश्वास रखना है कि आपने जो प्रिपरेशन की है और आपको पता है कि आप ये चीज़ बेटर अपने बारे में जानते हैं, तो आपको वो आप पे ज़्यादा अपने पे विश्वास रख के उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिली हो मॉक इंटरव्यूज में या कहीं और? अब सर जैसे मैं मॉक की बात ले लें, अगर मैं मल्टीपल जगह मॉक देके आऊँगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव उस चीज़ को एक चीज़ को हाईलाइट कर देंगे जो कि मैं समझ रहा था कि मेरी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे पता है वो मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे उसको समझना पड़ेगा कि हाँ इसने इसको हाईलाइट कर दिया, बट उसमें कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट मुझे नहीं लग रहा है, तो मैं अपना बेटर जज हूँ। तो ये मुझे अपने पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं इस चीज़ को और इस पर टाइम लगाऊंगा जो कि ज़रूरी नहीं है, तो मेरी जो चीज़ कमी है उस पर टाइम नहीं लगा पाऊंगा, तो नुकसान तो मेरा ही हो रहा है। एक इसमें ये भी होता है कि जैसे मान लो कि आप इंटरव्यू दे के आए, आपका एक्सपीरियंस अलग रहा, आपके मार्क्स अलग रहे, कोई और पर्सन है वो अलग एक्सपीरियंस फेस करके आया अलग बोर्ड के सामने। थर्ड बोर्ड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं एक ही बोर्ड सबका इंटरव्यू ले रहा है, अलग अलग बोर्ड है, तो काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है। और जब एक कैंडिडेट एक टॉपर से मिलता है या रिकमेंडेड कैंडिडेट से मिलता है, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है टॉपर, लेकिन उस कैंडिडेट को हमेशा ऐसा लगता है कि ये पास हो गया तो मुझे पास करा देगा। ऐसा मतलब आपको क्या लगता है, ऐसा है? ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि अगर आप किसी के साथ भी हो जो आप पास हो चुका है वो आपको पास करा देगा। उसकी कंडीशन, उसकी प्रिपरेशन, उसका एप्टीट्यूड अलग था, आपका अलग है, तो आपको अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन और अपने एप्टीट्यूड के साथ एक्सेल करने के लिए। तो ये कोई हासिल रूल नहीं है जो आपको पास करा ही देगा। ये है कि आपको एक गाइडेंस दे देगा, पर्सपेक्टिव जरूर दे देगा, अपना जर्नी शेयर कर देगा, बट आप सेम जर्नी फॉलो करके रिकमेंड नहीं हो पाओगे। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, प्रिपेयर अंडर द राइट गाइडेंस बट यू आर योर बेस्ट मेंटोर। मतलब आप सबसे ज़्यादा जानते हो अपने आप को, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पॉजिटिव्स स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, और आपकी जो कमियां हैं वो नोट डाउन करो और उसको फिर उस पर काम करो कि भाई मेरे अंदर ये दिक्कत है। मान लो कोई आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और उसको कोई एक पर्सन से आप मिले और वो बोल दे रहा है तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है भाई, और इस चक्कर में आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम कर ले रहे हो, और कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा खेल है। बिल्कुल, ये बात आपने भी एक्सपीरियंस कर ली होगी, रिटर्न पार्ट में भी और इंटरव्यू वाले पार्ट में तो बहुत ज़्यादा है। जबकि आप बोल रहे हो कि आपसे एक ब्लंडर हुआ वो एंट्री पॉइंट पे, और उसके बावजूद भी ऐसा कोई इम्पैक्ट हमारे माइंड पे नहीं मार्क्स के फॉर्म में नहीं देखने को मिला, क्योंकि आपके माइंड पे वो चीज़ हावी नहीं हुई होगी उस चीज़ को। ऐसा ही था, बैलेंस कैसे किया उसको? सर वो माइंड में चला ऐसा कुछ? स्टार्टिंग में सर 1 मिनट के लिए चला था कि जब तक मैं बैठा हूँ उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, जब उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो गया तो मैं भूल गया कि मैंने जाने से पहले ब्लंडर कर दिया था, क्योंकि फिर जिसका माइंड उधर शिफ्ट हो गया ना, फिर दिक्कत हो जाती है। फिर वहीं से सर वो इंटरव्यू भी खराब होने चले जाता है, वो प्रेशर आपकी शक्ल पे आ जाता है, उसके बाद उनको भी पता है ये प्रेशर यहाँ पे हैंडल नहीं कर पा रहा है। और इंटरव्यू तो मैं ऐसा समझता हूँ कि देखो आपके बारे में पूछेगा वो, सबसे पहले बेसिक बातें हैं, कोई भी इंसान आपसे स्टार्ट करता है, और फिर आपसे जुड़ी हर चीज़ के बारे में वो पूछेगा, आपके देश के बारे में पूछेगा, इंटरनेशनल लेवल की चीज़ों पे हो सकता है बातें हों, तो इन चीज़ों में आपको पहले से पता होता है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसको जब आप 360 डिग्री में तैयार करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। बिल्कुल सर, आप होलिस्टिकली रेडी करते हैं अपने आप को, तो आपको एक पर्सपेक्टिव तो मिल ही जाता है, और पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। पर्सनैलिटी बिल्कुल डेवलप हो जाती है सर, और वो पर्सनैलिटी का ही खेल है। आप जो क्वेश्चन पूछते हैं आप कुछ पर्सपेक्टिव देते हैं। बहुत बार ऐसा, कई लोगों को ऐसा लगता है मैं तो बस इंटरव्यू में बैठ के आ जाऊँगा और 100 मार्क्स तो दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा देखा है मैंने कैंडिडेट के उधर परफॉर्मेंस ना करने के कारण 60, 70 नंबर भी आए हैं, जिसके कारण वो मेरिट आउट हो गया, और वही उसकी वैल्यू जानता है अच्छे से। चलो ये तो हो गई इंटरव्यू की बातें। आप थोड़ा ये बताओ कि कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कितना टाइम चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर अगर आप डेडिकेटेडली एग्जाम ही प्रिपेयर कर रहे हैं 6 से 8 महीने इनफ है। 6 महीने में हो सकता है? 6 से 8 महीने काफ़ी है सर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट 6 से 8 महीने इज मोर देन इनफ अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें डेडिकेटेड। तो उसको तैयारी कैसे करनी चाहिए? मतलब खुद से तैयारी करनी चाहिए या कोचिंग कहीं पे करनी चाहिए उसको? सर ये भी पर्सन टू पर्सन वो करेगा, बट एक कोचिंग का ये था कि मैंने भी ली थी अपने टाइम पे कोचिंग, तो मैंने तो ये इसलिए लिया था कि मुझे एक एनवायरनमेंट मिल जाए, एक पर्सपेक्टिव मिल जाए, एक
राइट सेट ऑफ पीपल मिल जाए जो जिनके साथ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। बहुत लोग नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, पता नहीं क्यों, कि रिगार्डिंग कोचिंग नहीं करनी है, मुझे तो सेल्फ स्टडी करनी है, लेकिन बैकएंड पे की होती है सबने। हाँ सर, ये भी है, बताते नहीं, बट मैंने भी की थी अपने टाइम पे। हाँ। और कोचिंग का ये है कि आप कोचिंग पे जो बंदे रिलाई कर जाते हैं वही नेगेटिव एक पर्सपेक्टिव फैलाते हैं। बट हाँ, कोचिंग का छोटा सा पार्ट होता है, बट आप छोटे को बड़ा खुद से ही बनाते हैं, क्योंकि एट द एंड 80 से 90% टाइम सेविंग का एक बड़ा फैक्टर मैं समझता हूँ कि आप अगर उन कोचिंग जो चीज़ खुद से पढ़ रहे हो उसमें हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए, वहीं पे एक फोकस वे में अगर कोई आपको पढ़ा दे रहा है तो फिर शायद 15 दिन में आप उस काम को। हाँ सर, ऐसा है कि अब वही राइट गाइडेंस का ये खेल है कि आपको एक गाइडेंस अच्छी इसमें भी चीज़ें थोड़ा डाइवर्टेड रहती हैं कैंडिडेट को। एक्चुअली सोशल मीडिया के टर्म में अभी ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी में भी, और ये ग्राउंड रियलिटी भी है। आज के समय में कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है ना, तो गाइडेंस और मिस गाइडेंस में फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल हो गया है कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसे आइडेंटिफाई करे कोई कैंडिडेट। अब ये बताओ, मान लो किसी को कॉलेज के साथ तैयारी करनी है और उसका ऐसे तैयारी करनी है बिल्कुल स्टार्टिंग से, और वो कैंडिडेट चाह रहा है कि मेरे पास पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं किसी का कोर्स नहीं परचेज कर सकता। मेरा तो देखो इसमें पर्सनल ऐसा मानना है कि अब रैंडम किसी का ये देख के तो कोर्स बिल्कुल मत लेना कि इसका 1000 का कोर्स है, इसका 2000 का कोर्स है, तो मैं ना लेने से अच्छा 1000 का कोर्स लेके और तैयारी कर लूँ। इससे अच्छा तो कोर्स ही मत लो किसी का, खुद से तैयारी कर लो। तो ऐसे में उस कैंडिडेट को कैसे तैयारी करनी चाहिए और किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए जो खुद से तैयारी कर रहा है? सर, अगर वो उसे पता है कि कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका सिलेबस भी रेडी है। जैसे सीएपीएफ की अगर बात करें पर्टिकुलर, अगर आपको पता है कि 2 पेपर पूछे जा रहे हैं, आपको पहले तो अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग का मतलब कि आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी है। पीवाईक्यूज साथ में आपको अपने ये होता है कि पीवाईक्यूज आपको डायरेक्शन देता है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव स्टडी को लेके इस डायरेक्शन में रखना है। आप स्टार्टिंग में तो नहीं उठाते, बट थोड़ा एक आपका डेवलप हो जाता है, आइडिया आ जाता है, उसके बाद आप स्टार्ट रखते हैं। और आप थोड़े टाइम के बाद जब आपको लगता है कि थोड़ी प्रिपरेशन मेरी एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गई है, तो आप टेस्ट सीरीज से अपने आप को इवैल्यूएट भी कर लेते हैं। मैंने अभी तक जो ये देखा है ना, मेरे से लास्ट टाइम पे कोई एक बंदा पूछ रहा था, बोला सर जो मोस्टली आईआईटीएंस है ना वही यूपीएससी के एग्जाम्स निकालते हैं, चाहे सीएपीएफ की बात करें। तो मैं क्या, ये बिल्कुल झूठ है भाई, अगर तेरे को ऐसा किसी ने बोला है तो। पहली बात तो जो आईआईटीएंस हैं वो सीएपीएफ में आते ही नहीं हैं, ऑप्ट ही नहीं करते हैं। वो या तो प्राइवेट सेक्टर में ऑप्ट करते हैं, फोर्सेस की तरफ जाते नहीं है, क्योंकि चैलेंजिंग टास्क है फोर्स की जॉब करना, अपने आप में सर्विस है, जॉब तो है नहीं। पहली बात तो ड्यूटी है सर ये, और बहुत जिम्मेदारी का काम है फोर्स में। दूसरा, जितना भी हमने देखा है ना कि एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा निकालते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के कंपैरिजन में। जो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस रहती है वो उनके कंपैरिजन में, जो एवरेज स्टूडेंट कॉलेज में एवरेज था, ठीक ठाक नंबर थे, ठीक ठाक पढ़ता था, वो निकाल लेता है एग्ज़ाम को। तो यहाँ से तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ हमारी इस कन्वर्सेशन से कि आपका कुछ भी बैकग्राउंड रहा हो, आप अगर एफर्ट लगाते हो ना तो एग्ज़ाम निकल सकता है। बिल्कुल सर। आपके पीयर ग्रुप में भी, मतलब आपके बैच में भी बहुत ऐसे लोग हैं, मैं तो मिला ही हूँ, आप भी मिले होंगे, जो नहीं था आपका तो चलो कॉलेज में प्रोग्राम बन गया था, इवन आफ्टर कॉलेज भी वो तैयारी करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। बिल्कुल सर। कुछ का सर होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है एप्टीट्यूड। होता है कि किसी को डायरेक्शन नहीं होती है अपने टाइम पे, डायरेक्शन मिलती है उसको एक बारी में निकाल लेता है। तो सर कोई बैकग्राउंड सच तो नहीं होती, ये होता है कि आप अच्छे कॉलेज से आपको थोड़ा पढ़ने की आदत पड़ी हुई है तो एक थोड़ा सा एज मिल जाएगा, बट ये कोई वो नहीं है कि आप ही निकालेंगे अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज या फील्ड से आ रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पूछते हैं बहुत लोग कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है क्या सर? मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ निकलता है जिनका चांसेस फर्स्ट में ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट में और ज़्यादा है, आप डाइवर्टेड नहीं हो। बाद में जब आप रिपीटर के फॉर्म में होते हो तो एक सोशल प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है माइंड पे, फिर वो कहीं ना कहीं पढ़ने में हर्डल क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और फिर वो मिसगाइडेंस भी ज़्यादा आने लग जाती है। कोई भी कैंडिडेट जब फेल होता है ना, वो किसी ना किसी पार्ट को मिस करता है, या तो वो पीवाईक्यू छोड़ देगा या वो टेस्ट सीरीज लगाना छोड़ देगा। आजकल मैं ये देख रहा हूँ, अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी यूट्यूब पे फ्री में, टॉपर्स एक्स फैक्टर। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर कराते हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, फ्री सीरीज ही है वो। अब एक कैंडिडेट मुझसे वो 3 घंटे की एक क्लास, उसमें वी विल प्रोवाइड 10 क्लासेस। अब एक कैंडिडेट बोलता है कि सर मैं सिर्फ ये 10 क्लास देख लूँ मेरा एग्जाम हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा भाई? 30 घंटे में आप अफसर बनना चाहते हो, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या माइंडसेट होना चाहिए? शॉर्टकट्स जो ट्राई करते हैं और फिर वो फेलियर का कारण बनते हैं। तो अभी मैं इसलिए इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि 6 महीने अभी बचे हैं, तो स्टूडेंट्स खराब ना कर दें इन 6 महीनों को। शॉर्टकट्स, आप एक शॉर्टकट तो आप पकड़ेंगे नहीं, आप मल्टीपल शॉर्टकट लगाएंगे और मल्टीपल शॉर्टकट में आपको रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, उतना ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप प्रोसेस जो है, जो एक अब साल में एक ही बार एग्जाम होता है, आप करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, फिर तो टाइम वेस्ट हो जाता है सर उसमें। और सब एलिजिबल भी तो नहीं है। बिल्कुल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज देयर कि लास्ट अटेम्प्ट ही है, तो कितना आप एक्सपेरिमेंट्स में जाओगे। हाँ, जो सर रूल है कि आप जो प्रोसेस है उसको अच्छे से करो। एटलीस्ट अगर नहीं होता तो आपको पता है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रोसेस में अगर कोई छेड़छाड़ हुई आपकी तरफ से,
और नहीं हुई है तो आपके पास आपकी प्रिपरेशन तो स्ट्रांग हो चुकी है एक बार, आप कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं, बट आप प्रोसेस के साथ चीट नहीं कीजिए, प्रोसेस को अच्छे से कीजिए, एग्जाम हो जाता है। प्रोसेस से आप टल नहीं सकते, मेरा भी यही मानना है। आप चाहे मान लो किसी के पेड कोर्स में तैयारी करो या खुद से तैयारी करो, उसको बेसिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो एकेडमी की पढ़े या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े, उसको PYQs करने पड़ेंगे। कहीं आप असहमत हो या ऐड ऑन करना चाहते हो तो कर देना मेरी बातों में। उसको टेस्ट लगाने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज बहुत स्किप कर देते हैं। पेपर 2 भी आपका गेम चेंजर है, क्योंकि आप जब लिख रहे हो ना तो आपको इवेल्युएशन भी इतना इंपॉर्टेंट है, और वो इवेल्युएट कौन कर रहा है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इंटरव्यू के टाइम पे भी ऐसा हुआ है क्या कि कभी कभी हम दोस्तों से भी अननेसेसरी सजेशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं कि, और वो फिर पॉइंट आउट भी ज़्यादा करता है क्योंकि दोस्त होता है, उसको फ्रीडम ज़्यादा होती है, मतलब ऐसा होता है ना बहुत बार कि तेरे अंदर ये कमी है यार, तेरे में ये चीज़ें हैं। तो वो कैसे समझते हैं आप, सही है गलत है? सर जैसे मैंने भी प्रिपरेशन की थी, मैंने भी अपने एक सीनियर से बात की थी, बट मुझे उन पर ट्रस्ट था कि वो मुझे मेरी गलती के लिए पॉइंट आउट करेंगे और जो मेरी चीज़ थी और उसके लिए अप्रिशिएट भी करते थे। तो होता है कि सर अगर आप मल्टीपल जगह से ले रहे हैं, वो मल्टीपल चीज़ें पॉइंट आउट करे और शायद वो आपके लिए ठीक करने के लिए जरूरत भी नहीं है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इससे वो जिसको कहते हैं ना खिचड़ी पक जाना पर्सपेक्टिव में, वो काम खराब कर देता है। अगर आप किसी पे आपको लगता है कि वो बंदा मेरे लिए ठीक है, वो मुझे एक इम्पार्शियल पर्सपेक्टिव देगा मेरी तो उसको लेके, इंटरव्यू को लेके, जो मैंने उससे अपने व्यू शेयर किए हैं, तो आपको उसको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। और जब आपको लगता है कि सही जा रहा है, प्रोसेस सही जा रही है, आपको एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ अपने प्रिपरेशन में लग रही है, तो आपको उसको पकड़ के रहना चाहिए। आपको और जगह अपना दिमाग भी नहीं लगाना जिससे वो खिचड़ी पक जाए आपकी प्रिपरेशन में और आप डिरेल हो जाओ। कौन सी स्टेज बढ़िया लगी आपको, रिटर्न पार्ट की तैयारी या इंटरव्यू तैयारी? सर मुझे तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन बढ़िया लगी। क्या रीज़न है उसका? सर यही था कि एक मतलब कि मिरर प्रैक्टिस करना, अपने आपको थोड़ा वैसे नॉलेज ज़्यादा ब्रॉड होती है इंटरव्यू तैयारी करते टाइम, क्योंकि आप पर्सनल चीज़ों पे ध्यान देते हो, क्योंकि जो आप रिटर्न पार्ट की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे पर्सनल एंगल थोड़ा मिस हो जाता है, इंटरव्यू में वो ऐड ऑन हो जाता है। सर अब बहुत चीज़ अपने बारे में पता करने की इसमें की डेप्थ में जो लिखी थी, आप अपने एरिया के बारे में पढ़ते हो, अदरवाइज पहले पढ़ा नहीं था सर, इतना पता चला कि आज मेरे एरिया में इतना है, दिल्ली के बारे में इतना पढ़ा, अपने हॉबीज कॉलेज के बारे में पढ़ा, जब कॉलेज में 4 साल नहीं था उसकी इतनी हिस्ट्री नहीं पता थी जो इंटरव्यू के फेज में पता चली। मेंटल प्रेशर। अच्छा ये बताओ, कॉलेज के साथ कैसे तैयारी करे कोई बच्चा, कि कॉलेज भी मैनेज करे और तैयारी भी? सर अगर धीरे धीरे सर कॉलेज के साथ थोड़ा ये होगा कि आपको थोड़ा स्लो रहेगा, आपको स्लो ही करनी है। जैसे आप वीकडे में सब्जेक्ट्स अपने रेडी करते हैं, एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे आप और वीकेंड पे उसकी रिवीजन रखें। मैं यही करता था, अगर मैं वीकडे में सिर्फ सब्जेक्ट कोई पकड़ा है, वीकडे में वो चल रहा है सब्जेक्ट, 2-3 घंटे ही दे पाता था, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था कॉलेज के साथ, मगर वीकडे में उसकी रिवीजन, उसके PYQ और उसका एनालिसिस मैं वीकेंड्स में करता था। तो अगर ऐसे रख सकते हो, और जैसे ही इस प्रोसेस को आप करने लगते हैं ना, और वो आपको एक आइडिया देती रहती है, तो आप अपनी चीज़ें खुद ही ऐड ऑन करने लग जाते हैं, और उससे बढ़िया कुछ नहीं है। जब ऐड ऑन आप अपने लिए कस्टमाइज कर लेते हैं तो वो प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। मेंटल प्रेशर कैसा रहता है प्रिपरेशन के दौरान, उसको कैसे टैकल करें? सर प्रेशर तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। कोई कहता है कि मुझे नहीं हो रहा, तो वो प्रोसेस में नहीं है। तो मुझे समझ आया कि मैं भी यही कहता था कि यार बड़ा प्रेशर हो रहा है, आज एक मॉक दिया अच्छा नहीं गया, प्रेशर बढ़ गया, कल अच्छा गया। वर्कशॉप में भी थे ना आप हमारे साथ, सर याद है आपको? सर वो आप कुछ 8-9 बजे रखते थे, रात को रहते थे, वही सर उसमें आप बात ही करते थे कि कैसी चल रही है प्रिपरेशन, नॉर्मल कैंडिडेट कन्वर्सेशन रहती थी, तो मैं शेयर करता था कि सर आज ये हुआ, तो आप बोलते थे कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस ही है, और ज़्यादा मॉक को अपने ऊपर, अच्छा मॉक का आउटकम ज़्यादा हाथ नहीं देना। टेस्ट लगाते हैं ना या मॉक इंटरव्यू देते हैं, रिटन पार्ट के लिए टेस्ट लगाते हैं, वो लर्निंग के लिए ज़्यादा अच्छा है, उसको लर्निंग में ऐड ऑन करना चाहिए, और उसमें जो चीज़ें हमें लगता है कि हमारे काम की नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हो उस चीज़ को, क्योंकि आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जर्व करोगे ना तो आपका थोड़ा सा आपका हट जाएगा। ये वो रियल वाला, ये नेचुरल है, वो जिसकी बातें हो रही होती है कि वो नेचुरल नहीं मिस करना है, वो नेचुरल मिस नहीं करना है। और नेचुरल में अगर नॉलेज की कमी है तो सबसे पहले नॉलेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। अच्छा बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि मेरा तो चलो ओपिनियन अलग है इसमें, नॉलेज का टेस्ट नहीं है पर्सनैलिटी टेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है पर्सनैलिटी इसमें, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि नॉलेज भी तो पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। सर अगर कोई मतलब कि इसको हमें एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है सर, अगर मेरे पास नॉलेज है तो उस नॉलेज से मेरी कॉन्फिडेंस भी निकल के आएगा। नॉलेज आपको पावर देता है, नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है, नॉलेज ही तो आंसर देगा। अगर नॉलेज ही नहीं रहेगी, नॉलेज अबाउट योर सेल्फ, नॉलेज अबाउट योर स्टेट, नॉलेज अबाउट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर कंट्री, योर अर्थ, मतलब पूरा सिस्टम के बारे में जब तक नॉलेज ही नहीं होगी तो कैसे बोलोगे किसी चीज के बारे में, और काउंटर कैसे करोगे सर आंसर्स को, रीजनिंग कहाँ से डेवलप, आपने नॉलेज से आपकी रीजनिंग की स्किल्स भी डेवलप होती है, क्योंकि आप एक आंसर देके चुप नहीं बैठ जाओगे, उधर से सामने से क्वेश्चन भी आएगा उसी आंसर को लेके, और वो नॉलेज से आपकी रीजनिंग। CRPF पे नहीं चली उधर कुछ बात, फोर्सेस पे कोई बातें चली? सर फोर्सेस पे तो कुछ बात नहीं चली, वही इसी चीज में मैं हैरान था कि फोर्सेस से रिलेटेड मैं तो पढ़ के गया था, कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन कुछ कैंडिडेट से पूछते भी हैं, वो ऐसा नहीं है कि अब कैंडिडेट पढ़े ही ना फोर्स को, बहुत कैंडिडेट से पूछते भी हैं। और CRPF तो ट्रेंड सेटर है, CRPF की अलग ही इमेज है, संकट मोचन फोर्स है सबके लिए, वो जहाँ कोई नहीं है CRPF है, बिल्कुल लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स बोल सकते हैं उसको CRPF के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। और
मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा देखा है, जो आपकी 5 सीएपीएफ की जो डायरेक्ट एंट्री है, इनकी 5 की बात करें तो सीआरपीएफ जो लागू करते हैं ना पॉलिसी, बाकी फोर्सेज उसको फॉलो करते हैं, उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। इंडिविजुअल पोस्टिंग की बात हुई, सीआरपीएफ ने स्टार्ट किया, बाकी फोर्सेज ने स्टार्ट किया। अभी आपका जैसे ट्रेनिंग का शेड्यूल भी है ना, सीआरपीएफ निकालेगी, बाकी फोर्सेज निकालना स्टार्ट कर देगी। बहुत चीज़ें में लुक अप टू करने वाली बात है ना, तो वो सीआरपीएफ को करते हैं, पब्लिक भी और बाकी फोर्सेज भी करते हैं, क्योंकि आईटीबीपी, एसएसपी इमर्जिंग फोर्सेज हैं। और सबसे ओल्डेस्ट भी है ना सर, ये बड़ी भी है, तो एक अंग्रेजों के ज़माने से चल रही है, तो ऐसे में और एक्सपीरियंस भी काफ़ी डाइवर्स है, इस वजह से फोर्स भी डाइवर्स है सर, कहाँ पे नहीं है, कौन से सेक्टर में नहीं है। बिल्कुल। अभी कैडर रिव्यू भी चल रहा है चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आने वाले टाइम में जो स्टैग्नेशन जैसे इश्यूज हैं वो भी एड्रेस कर दिया जाए, एड्रेस होंगे। वो चल रहा है, बैकएंड पे काम थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चीज़ें हो पाएंगी। सीएपीएफ को कैसे लगता हो कि कैंडिडेट को सीएपीएफ की तैयारी करनी चाहिए? सर बिल्कुल करनी चाहिए। लोगों में अट्रैक्शन नहीं है सीएपीएफ के प्रति, तो क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आई हुई है? सर अभी लोगों में थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, ओवर टाइम यही है कि चेंज हो जाएगा। अब जो बंदे जा रहे हैं वो भी एक पर्सपेक्टिव देंगे, वो धीरे धीरे ओवर टाइम एक, और सब कोई ग्लैमर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आईएएस, मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। अब आईएएस कितने पूरे देश में कितने आईएएस बनाएंगे? पूरे साल में 60-70 लोग ही आईएएस बन पाते हैं, व्हाट अबाउट अदर्स? तो वो ग्लैमर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। मान लो पहली बात तो ग्लैमर थोड़ा कम है उसके कंपेरेटिवली, लेकिन अगर है भी तो सोशल मीडिया आपको यूसेज अलाउड नहीं है। इंडियन फोर्सेज का ये रूल है कि आपको सोशल मीडिया पे यूनिफॉर्म या ये पब्लिक स्टंट्स ये आपको नहीं करने हैं। तो वो भी एक कारण है कि लोग अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब लाइफ की बात करते हो तो इसमें भी आप गस्टेड ऑफिसर हो। हमने एक ये जब हमारा मीटअप करवाया था सीएपीएफ पहचान का, वहाँ आपने दीपक कुमार सर को देखा होगा। यस सर। तो सुनी थी उनकी बातें? हाँ सर, उनकी तो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी, और इसलिए मुझे याद भी था वो अभी जहाँ पोस्टेड है एमएचए में, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, वो कहाँ से ज्वाइन किए थे और वो कहाँ है, उनकी वो पहुंचने के बाद भी अभी पर्टिकुलर ईयर्स ऑफ सर्विस बची है। इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस आपको फोर्सेज देते हो। सीआरपीएफ से अब देख लो आई4सी में अभी वो डिप्टी कमांडेंट है, और कांस्टेबल से वो साइबर सिक्योरिटी का जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसके साथ काम और उससे पहले का एक्सपीरियंस कितना डाइवर्स था सर उनका, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था उनको। उनकी वीडियो भी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब पे, वो हमने डाली है। जो कैंडिडेट्स अगर देखना चाहते हैं तो वो देख भी सकते हैं। और ऐसे ही सीआरपीएफ से पास्ट में आईजी सर आप मिले होंगे उनसे, वो भी अवेलेबल थे। पंजाब पुलिस में एब्जॉर्ब हो गए थे, पहले पुलिस में भी एब्जॉर्ब हो जाते थे ऐसे। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, जो फोर्सेज है ना वो काफ़ी डाइवर्स कल्चर आपको प्रोवाइड करवाती हैं और डाइवर्स एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करवाती है। मीनवाइल डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास रहती हैं, अलग अलग सेगमेंट में आप काम कर सकते हो। थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है, लेकिन समय के साथ चीज़ें शायद बेहतर हो पाएंगी, क्योंकि कंपैरेटिवली अदर सर्विस थोड़ा न्यू है। वो ओवर टाइम सोशल मीडिया, अब नए ऑफिसर्स जो आ रहे हैं वो उस वॉइड को भरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। चलो फाइनल मैसेज बताओ, कैंडिडेट्स जो जिनका इंटरव्यू है उनको क्या बोलना चाहोगे? सब जब जिनके लिए आ रहा है इंटरव्यू, उनको अपना डैफ बिल्कुल ऐसे रेडी करना है कि अगर उससे कोई भी क्वेश्चन आता है आपकी हॉबीज, आपके अचीवमेंट से रिलेटेड, तो आपको पता है कि अगर आप एक आंसर देते हो तो आपके एक आता है काउंटर आता है, तो आप उसके लिए रेडी हो। नहीं भी रेडी हो तो आप ऐसे बिल्कुल वो बैलेंस आंसर तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर। आप फोर्सेस के बारे में पढ़े, अभी रिसेंट में हमारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस पे एक पर्सपेक्टिव डेवलप करें। इसमें ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कभी कभी हम ना बुकिश नॉलेज पे ज़्यादा टिल्ट हो जाते हैं और पर्सनल चीज़ों को भूल जाते हैं। मान लो मैं पूछूं व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर, वो बंदा सोचे जा रहा है कि मुझे पता ही नहीं सर मेरा फियर क्या है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है इस बारे में। वो ये सोचते कि मैं इसका आंसर क्या दूं। हाँ, इसका क्या दूं। आप एक आंसर से ज्यादा आप उसके पीछे की रीजनिंग जानना ज्यादा सोचेंगे कि मुझे इसके इस डर के पीछे अगर मैं बोलता हूँ मुझे सांप से डर लगता है, वो सबको ही लगता है, आप बोलेंगे क्यों लगता है। अब वो जो रीजनिंग है सर उसके पीछे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है सुनना, और उस रीजनिंग को कैसे जस्टिफाई करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग आपकी नॉलेज और आपका कैसे आपने डेप्थ ब्रेक किया है, आप इसको दोनों इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं ना, तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप अपने आंसर के साथ अटैच करके देते हैं। और मैकेनिकल आंसर तो सर अगर मैं भी एक आंसर दे रहा हूँ, मेरे बाद 10-12 लोग वैसे आंसर दे रहे हैं, वो तो इतना एक्सपीरियंस बोर्ड है, राइट, वो तो फिर वो भी उसी कैटेगरी मुझे फेंक देगा ना कि ये तो मैकेनिकल आंसर दे रहा है। उसको सुनना भी कोई नहीं पसंद करता यार, वो फिर उसके मार्क्स भी एवरेज रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि एवरेज इंटरव्यू गया, एवरेज 100 बस चल गया कलम उसके, क्योंकि आप कुछ ऐसा आंसर दिए जो सच में आप ही ने डेवलप किया है, राइट। और खुद बैठ के अपने से, आप ये हो सकता है आपने 10 बंदों से पूछा कि मैं इसका आंसर क्या दूं, आपको 10 बंदों से एक आइडिया लग गया कि इसका आंसर क्या हो सकता है, मगर वो आंसर आप ही का होना चाहिए, उन 10 बंदों का नहीं होना चाहिए। और जिनका अभी एग्जाम है 19 जुलाई को, उनको क्या बोलना चाहोगे? सर कि अपने फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग रखें, PYQs पैरेलली प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दें, और टेस्ट सीरीज आपको इवैल्यूएटर आपका मिरर है, कम आते हैं ज़्यादा आते हैं, उससे ना ज़्यादा खुश होना है ज़्यादा दुखी होना है, क्योंकि प्रिपरेशन में आपको वो एक लर्निंग के लिए तो आपको अच्छे से
ध्यान रखें उसकी, और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन गए बहुत अच्छी बात है, बट जो नहीं बने और क्यों नहीं बने उस पर आपको काम करना है। एनालिसिस, अगर आप 1 घंटा एग्जाम टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं तो 3x उसकी एनालिसिस होनी चाहिए। 3 घंटा एनालिसिस मिस कर देते हैं, बहुत ग्रेट है। चलो, बहुत अच्छा लगा मानव आपसे बात करने के बाद, और आई होप स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। फिर भी कैंडिडेट्स, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।